प्यारे छात्रों, पिछली कक्षा में मैंने इंग्लिश कन्वर्सेशन का चैप्टर 4 बताया था, जिसमें मैंने एक्सक्लेमेटरी शब्द आपको डिक्टेट करवाए थे। मुझे यकीन है कि आप उसे बखूबी फॉलो करेंगे और बराबर प्रैक्टिस में लाएंगे ताकि अंग्रेजी बोलने में सहूलियत हो। आज की इस कक्षा में मैं आपको चैप्टर 5 बताऊंगा, जिसके टॉपिक का नाम है इम्पेरेटिव्स। तो आइए देखते हैं कि इम्पेरेटिव्स यानी आज्ञासूचक शब्द क्या क्या हैं, इम्पेरेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देखें चैप्टर 5 और ये है इम्पेरेटिव्स यानी आज्ञा सूचक शब्द। छात्रों यहां पे आपने देखा कि चैप्टर 4 में एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स था और इस क्लास में मैं आपको इम्पेरेटिव्स बता रहा हूं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है। अब इम्पेरेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं, इसे जानने से बेहतर है कि इसका ट्रिक हम जान लें। इसका एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है। क्या है? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ PV1 + O और +C। इसका ये पैनेसिया है, रामबाण फॉर्मूला है, ये हमेशा याद रखेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देना है कि मेरी मदद करो, इसकी आपको अंग्रेजी करनी है। आप करेंगे क्या कि PV1 को आगे रखेंगे, तो मदद करो की अंग्रेजी हम आगे रखेंगे तो हेल्प। इसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट कौन है, तो मेरी है। याद रखेंगे यहाँ मेरी पॉजेसिव केस में नहीं है बल्कि ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मेरी का ऑब्जेक्टिव केस डालेंगे न कि पॉजेसिव केस। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देंगे हेल्प मी। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे आप करें कि कुर्सियां सजाओ, तो इसकी अंग्रेजी आप कैसे बनाएंगे? तो आप बनाएंगे अरेंज, वर्ब PV1 को आगे करेंगे और कुर्सियां के अरेंज द चेयर्स। ठीक? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपको देना है कि उसे मेरे पास बुलाओ, उसे मेरे पास बुलाओ। तो बस क्या करेंगे, हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, PV1 को आगे करेंगे तो बुलाओ की अंग्रेजी देंगे कॉल। इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, तो उसे, यानी ऑब्जेक्ट पकड़ने का तरीका क्या है वो भी मैं बता देता हूं। ऑब्जेक्ट पकड़ने का तरीका ये है कि आप PV1 को पकड़े और देखें इसका रिएक्शन किस पे जा रहा है, यानी इसका फल किस पे जा रहा है। बुलाओ तो किसे बुलाना है, ऑब्जेक्ट पकड़ना हो तो हमेशा एक ट्रिक याद रखना कि PV1 में यानी फाइनाइट वर्ब में, प्रिंसिपल वर्ब में आप किसे, किसको, किन्हें, किनको ऐड करेंगे और पकड़ में आ जाएगा। तो किसे बुलाना है तो उसे, यही है ऑब्जेक्ट। तो यहां अब हम ऑब्जेक्टिव केस डालेंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस पकड़ने का तरीका क्या है भाई, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, वह से बना है उससे, तो वह की अंग्रेजी ही। तो ही का आप एक चार्ट आता है ग्रामर में, आप देख लेंगे। जब मैं ग्रामर बताऊंगा तो वहां पे मैं चार्ट भी बताऊंगा, सारी बातें मैं बताऊंगा। तो आप वहां पे देखिए उसे, तो उसे की अंग्रेजी हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है। इसके बाद आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कौन है, तो कॉम्प्लीमेंट का उल्टी अंग्रेजी, चलते चलिए, पास की अंग्रेजी यहाँ हो जाएगी टू, और मेरे यहाँ, और ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है ना कि पॉजेसिव केस में। तो जब ऑब्जेक्टिव केस में है तो मेरे क्या, ये मैं से बना है मेरे, तो मैं की अंग्रेजी आई, तो आई का चार्ट में ऑब्जेक्टिव केस देख लीजिए, तो अब मिल जाएगी मी, बन गई अंग्रेजी। फिर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको देना है कि जोर से पढ़ कर सुनाओ, जोर जोर से पढ़कर सुनाओ। ये देखा आपने,
तो यहां पे आप क्या करेंगे, सुनाओ, तो सुनाओ की अंग्रेजी क्या होगी, हाँ, तो जोर से पढ़कर सुनाना एक फ्रेज है, इसकी अलग अलग अंग्रेजी नहीं होगी। आप हमेशा याद रखना कि फ्रेज यानी वाक्यखंड यानी मुहावरे न टूटते हैं न जुटते हैं, वो जब भी उतरेंगे तो सारे उतरेंगे, हटेंगे तो सारे हट जाएंगे। उसमें किसी शब्द को लाकर ना हम जोड़ सकते हैं और ना किसी शब्द को हटाकर उसे तोड़ सकते हैं। ये ना टूटता है ना जुटता है। तो आप करेंगे क्या, जोर जोर से पढ़कर सुनाना एक वर्ड है, एक ही वर्ड से, एक ही इंग्लिश वर्ड से सारे की हिंदी निकल जाएगी। जैसे यहां पर जोर जोर से पढ़कर सुनाना की अंग्रेजी होती है रीड एलाउड, रीड एलाउड, ये बस ये डाल देंगे, हो गया। तो क्या डालेंगे, रीड एलाउड यानी जोर जोर से पढ़कर सुनाओ, ये फ्रेज है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, मेरे लिए बाजार जाओ। फिर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। PV1 कौन है इसमें, तो जाओ, तो जाओ की अंग्रेजी क्या होगी, गो। इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, तो ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसके एक एक वर्ड उल्टा चलेंगे हम, आप जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहे एक एक वर्ड उल्टा। इसके पीछे क्या है, बाजार, तो कहीं से कहीं जाने के लिए फ्रेज बनता है। तो इसीलिए अगर स्थानवाचक कोई शब्द आ जाए, प्लेस डिनोटिंग वर्ड आ जाए, तो आप हमेशा BB1 के बाद टू जोड़ेंगे और तब डालेंगे मार्केट। तो गो टू मार्केट, के लिए क्या अंग्रेजी होती है, फॉर। अब ये मेरे, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसे यहां पर मी डालेंगे, ना कि माई या माइन। फिर एक एग्जांपल देखिए, जैसे अपने से बड़ों का आदर करो, अपने से बड़ों का आदर करो, तो इसकी अंग्रेजी कैसे होगी, आदर करना की अंग्रेजी होगी रिस्पेक्ट। और अपने से बड़ों, अब यहां का के की कोई अंग्रेजी नहीं होगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव के साथ गया है। आदर करो, तो किसका आदर करना है, तो अपने से बड़ों का, ऑब्जेक्ट पकड़ में आ गया, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहां कार है, शेर है, मेरे, इसकी कोई अंग्रेजी नहीं होगी, डायरेक्ट इसकी अंग्रेजी डालिए। क्योंकि अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, याद रखना, वर्ब के भी दो भेद है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेती है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, वो हमेशा प्रीपोजिशन लेती है, ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। इसीलिए यहाँ का रहे, की रहे, से रहे, में रहे, पर रहे, इसकी कोई अंग्रेजी नहीं, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट को डाल दिए। तो अपने से बड़ों की अंग्रेजी क्या होगी, सीनियर्स, रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, बन गई अंग्रेजी। तो ऐसे करके हम इंपेरेटिव सेंटेंस तुरंत माइंड में बना सकते हैं और बोल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स देखिए, जैसे कुछ और एग्जांपल्स देखिए, जैसे आप देखिए, उसे यहां से जाने दो, इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, तो आप देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। तो इसी ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे, PV1 को आगे करें, तो यहां दो की अंग्रेजी हो जाएगी और जाना की भी अंग्रेजी होगी, है ना। तो दो की अंग्रेजी क्या होगी, लेट। अब यहां क्या है, जिसमें आ जाए जाने दो, खाने दो, पीने दो, तो इसका एक अलग फॉर्मूला हो जाता है। इस दो के लिए, इस दो के लिए एक अलग फॉर्मूला हो जाता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। तो यहां आपने डाला लेट, फिर जाना कि यहां अब क्या कहता है, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, तो किसे जाने देना है भाई, तो उसे। तो यहां तो पता नहीं चल रहा है कि फीमेल है या मेल, जेंट्स है या लेडी, तो यहां पे आप डालेंगे क्या, लेट हिम, या हर भी डाल सकते हैं, पता तो चल रहा है, लेट हिम। अब इसके बाद इसकी अंग्रेजी, आप उल्टी अंग्रेजी चलते चलिए, गो, लेट हिम गो, और से की अंग्रेजी क्या, फ्रॉम। देखिए यहां पर मैं एक बात आपको बता रहा हूं, से की दो अंग्रेजी है, एक है फ्रॉम, एक है टू।
तो आप देखेंगे हमेशा यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु से हट रही है, यानी हटाव है, बिलगाव है, विस्थापन है, तो वहां पे हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु से सट रही है या सटाई जा रही है, अगर वहां सटाव है, जुड़ाव है, तो वहां पे हम टू डालेंगे, न कि फ्रॉम। तो यहाँ आप देखो, यहाँ बिलगाव है या जुड़ाव है, हट रहा है या सट रहा है, तो हट रहा है, यहां से जाने यहाँ से हटा देना है, तो फ्रॉम का इस्तेमाल हुआ। और यहाँ की अंग्रेजी ये एडवर्ब है, हेयर। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हाँ देखिए, इस मकान को किराए पर लगा दो, इस मकान को किराए पर लगा दो। तो देखिए, किराए पर लगाना ये एक वर्ड है, नहीं, ये एक वर्ड है। तो आप इसे दो तरीके से भी बना सकते हैं। तो एक पहला तरीका मैं बताता हूं, ये पहला तरीका क्या है, हायर दिस बिल्डिंग या हाउस, हाउस या बिल्डिंग, ये। और एक दूसरा तरीका भी इसे आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेट दिस हाउस या बिल्डिंग ऑन हायर, ऐसे भी आप बना, दो तरीके से इसे आप बना सकते हैं। फिर एक एग्जांपल आप देखें, जैसे अपने भीगे कपड़े उतार दो, अपने भीगे कपड़े उतार दो, यानी जो कपड़े आपने पहन रखे हैं उसे आप खोल के उतार दीजिए, हर शरीर से हटा दीजिए। तो आप फिर क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे, उतारना की अंग्रेजी क्या होती है, टेक योर वेट, भींगे का मतलब वेट क्लॉथ्स हो गया, टेक योर वेट और ऑफ, टेक बेड क्लॉथ्स नहीं, टेक योर बेड क्लॉथ्स ऑफ, ऐसे ही बना, या टेक ऑफ योर बेड क्लॉथ्स, नहीं सॉरी, आप इसे ऐसे डायरेक्ट बनाइए, टेक योर, टेक ऑफ योर वेट क्लॉथ्स, ऐसे भी बना सकते हैं यार। फिर और भी थोड़ा सा एग्जांपल देखिए, ताकि इंपेरेटिव्स आपके माइंड में पूरी तरह सेट हो जाए और आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जो ही आप इंग्लिश बोलना चालू करें तो फौरन आप इसका इस्तेमाल करना चालू कर दें। जैसे आप देखो, यहां पे मैं बता रहा हूं, एज फॉर एग्जाम्पल कि मेरी बात सुनो, नहीं, तो सुनना की दो अंग्रेजी होती है, एक होती है हियर और एक होती है लिसन टू। ये हमेशा इसके साथ प्रीपोजिशन जुटा रहेगा। दोनों में थोड़ा माइन्यूट फर्क है, डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है, तो यदि आप किसी बात को चलते फिरते में सुन लेते हैं, गौर से नहीं सुनते, यूं ही सुन लेते हैं, तो वहां आप हमेशा हियर का इस्तेमाल करना। और यदि किसी बात को आप गौर से सुनते हैं, जैसे कोई समाचार चल रहा हो या कुछ चल रहा हो, तो वहां पे आप हमेशा लिसन टू का, जरा गौर ठहर के आप सुनते हैं, गौर करके सुनने लगते हैं, तो वहां पे आप हमेशा लिसन टू का इस्तेमाल करना, न कि हियर का। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे किसका इस्तेमाल करना, तो लिसन टू का। तो आप क्या करेंगे, लिसन टू मी। इसके बाद और एग्जाम्पल देखिए, है ना, कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दो, नहीं, तो इसमें बंद करना की अंग्रेजी क्या होती है, क्लोज या शट। दोनों में से आप कुछ भी डाल सकते हैं, क्लोज भी और शट भी, लेकिन इसमें भी थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है। यदि आप तेजी से किसी को बंद करते हैं तो वहां पे आप हमेशा क्लोज का इस्तेमाल, शट का इस्तेमाल करना, और धीरे से जाके बंद करते हैं तो हमेशा क्लोज का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे तो आप शट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए, इसीलिए मैंने दोनों को रख दिया, कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दो, तो क्लोज
ऑल डोर्स ऑफ द रूम। ये देखा आपने। चलिए एक तीसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। मुझे 5,000 रुपये दें, तो इसका कैसे होगा? गिव मी 5,000 रुपीज। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि इंपेरेटिव सेंटेंस को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई सीखने की बात ही नहीं है। यहां पे मैंने स्ट्रक्चर रख दिया और इस स्ट्रक्चर के सहारे जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस आएंगे आप धड़ल्ले से बनाते चले जाएंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा मैं देखता हूं कि आप बना पाते हैं या नहीं। आप जरा मुझे बना के बताइए, जरा बताइए। तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, हिंदी सेंटेंस में दे रहा हूं, आप उसकी अंग्रेजी इस स्ट्रक्चर के आधार पर अंग्रेजी करके बताओ। मैंने यहाँ पे दिया, मेरे लिए अविलंब खाना परोसे। मेरे लिए अविलंब खाना परोसे। आप इसकी अंग्रेजी करके बताओ। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर सामने में, मिसाइल सामने में, आप दाग दो। फौरन हम करेंगे क्या? बस कुछ भी नहीं कर, सीधे इसमें PV1 ढूंढे, प्रिंसिपल वर्ब को देखें। मुख्य क्रिया कौन है भाई? तो परोसना। तो परोसना की अंग्रेजी क्या होती है? सर्व। इसके बाद क्या कहता है? खाना। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं। एक ऑब्जेक्ट ये है खाना, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और एक ऑब्जेक्ट ये है मेरे। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो दोनों तरीका मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां ये भी कर सकते हैं, सर्व मी फूड। और खाना की एक और अंग्रेजी होती है मील, भोजन, फूड। ठीक। अविलंब की अंग्रेजी क्या होती है? इमीडिएटली या सून। इमीडिएटली या सून। इसका एक दूसरा तरीका भी है, क्या है? सर्व फूड इमीडिएटली फॉर मी। ऐसे भी बना सकते हैं आप। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, आप बना के दिखाओ मुझे, अभी बना के दिखाओ। जैसे यहां पे मैंने दिया कि उस मकान की छत पर, उस मकान की छत पर जाओ। तो इसका कैसे बनाएंगे? गो, और फिर आप उल्टी अंग्रेजी चलते चलिए, गो ऑन। और रूफ के, छत के अंग्रेजी द रूफ। और का के की जेनेटिव केस है, यानी संबंध कारक है, तो इसकी अंग्रेजी यहां हो जाएगी ऑफ। और उस यहां क्या है? यहां पे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ना कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये निर्देशवाचक विशेषण है, चूंकि इसके बाद नाउन आ चुकी है। तो जब यहां नाउन आ चुकी है तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। तो इसीलिए उसकी अंग्रेजी यहां क्या हो जाएगी? दैट हाउस। याद रखना, इसे भूलना नहीं। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे बोलचाल में प्रायः कुछ और भी शब्दों का इस्तेमाल होता है, कुछ इंपेरेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल होता है बोलचाल में। आपने देखा होगा प्रायः इंपेरेटिव वर्ड्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस इंपेरेटिव के लिए स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है ताकि आपको सहूलियत हो और बोलने में दिक्कत नहीं हो। फौरन आप बना लें, यानी झट आप बोल दें, ताकि वहां पे कोई क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट नहीं हो। जैसे कुछ और एग्जांपल्स आप देख लीजिए तो आपको काफी सुविधा होगी बोलने में। जैसे इस बालक
को गणित पढ़ाओ या सिखाओ। तो कैसे पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है? टीच। तो टीच। अब यहां दो ऑब्जेक्ट है, एक मैथ भी है, एक ऑब्जेक्ट नंबर 1 और इस बालक ऑब्जेक्ट नंबर 2। ऑब्जेक्ट पकड़ने का एक और तरीका छात्र मैं आपको बता देता हूं। को जहां देखे ना तो उसके पीछे वाले वर्ड को समझ जाना कि ये ऑब्जेक्ट है। बहुत आसान सा ट्रिक है ये ऑब्जेक्ट पकड़ने का। तो दोनों, एक आपको है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो सजीववाची कर्म है, ये जैसे इस बालक जो सजीव है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रत्यक्ष कर्म, और जो निर्जीव है यानी जो नॉन लिविंग डिनोटिंग ऑब्जेक्ट है वो है आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोनों में से किसी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से मैं बना के आपको बता देता हूं। तो पहले इसी को रखिए टीच। अब देखिए यहां दिस क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये निर्देशवाचक विशेषण है, ना कि ये प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद नाउन आ चुकी है। तो दिस बालक की अंग्रेजी बॉय मैथ। तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है, मैथमेटिक्स ऐसे भी आप बना सकते हैं कि टीच दिस बॉय मैथमेटिक्स, तब इसमें कोई लफड़ा नहीं है। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल वर्ब या फाइनाइट वर्ब के जस्ट बाद रख देते हैं तब आपको कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल वर्ब या फाइनाइट वर्ब के बाद रखते हैं तब वहां आपको एक लफड़ा आएगा। वो क्या आएगा? आपको टू जोड़ना पड़ जाएगा। कैसे? तो जरा देखिए, टीच मैथमेटिक्स, टीच मैथमेटिक्स। अब यहां यदि आप टू नहीं जोड़ेंगे दिस बॉय रखने के पहले तो फिर अंग्रेज को समझ में नहीं आएगा। हम आप तो समझ जाएंगे कि, लेकिन अंग्रेज को समझ में नहीं आएगा। अंग्रेज दूसरे ही सेंस में लेगा ये, क्योंकि प्रीपोजिशन का मतलब ये संबंध बोधक अव्यय है। यदि दोनों में आपने संबंध नहीं कराया, दोनों को नहीं जोड़ा प्रीपोजिशन देके, तो फिर तो टूट गया। तो अंग्रेज तो यहीं तक पढ़ेगा, वो तो पढ़ेगा कि वहां से कोई दूसरा सेंटेंस चालू है, इसे आप पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहां कट चुका है, टू नहीं है, अलग अलग है। आप तो समझेंगे नहीं दोनों जुटे हुए, नहीं ऐसा नहीं है। हम आप समझ लेंगे, अंग्रेज नहीं समझेगा, क्योंकि यहां संबंध टूट चुका है, आपने प्रीपोजिशन डाला ही नहीं है। तो जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डालते हैं तो इसके बाद झट आप क्या करें कि प्रीपोजिशन डाल दें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, तब अंग्रेजों को समझ में आएगा, वरना अंग्रेजों को समझ में नहीं आएगा। तो छात्रों, बस इंपेरेटिव्स में इतनी ही बातें थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 चैप्टर इंग्लिश कन्वर्सेशन के सिलेबस ने जो बताए हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब हम अगली कक्षा में, यदि कन्वर्सेशन का क्लास चालू हुआ तो अगली कक्षा में मैं आपको यानी अगला चैप्टर डायलॉग्स ऑन डिफरेंट सिचुएशन बताऊंगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। लेकिन अब मैं आपको रूटीन लिखवाऊंगा इसकी दैनिक दिनचर्या चलेगी कि किस दिन क्या आपको पढ़ना है। तो किस दिन आपको क्या पढ़ना है उसकी रूटीन लिखा के और आज का क्लास में खत्म कर रहा हूं। जरा आप देख लीजिए, जरा रूटीन देख लीजिए, रूटीन में क्या क्या आपको पढ़ना है। रूटीन आप जान जाएंगे तो डेली रूटीन, यहां पर मैं लिख रहा हूं डेली रूटीन फॉर इंग्लिश स्पोकन या इंग्लिश कन्वर्सेशन। जो लिखिए स्पोकन थोड़ा बोलचाल की भाषा, स्टैंडर्डाइज नहीं है। स्टैंडर्डाइज आप कन्वर्सेशन ही बोलेंगे तो फार बेटर रहेगा। स्पोकन नहीं बोला, बोलचाल का शब्द है, वो कॉलेक्चुअल है, ना कि स्टैंडर्डाइज वर्ड है, लिटरेरी वर्ड नहीं है। लिटरेरी वर्ड आपको कन्वर्सेशन ही है। तो ये रूटीन क्या है, मंडे को आपको क्या पढ़ना है वो जरा देखिए। मंडे को आपको पढ़ना पड़ेगा स्पीच यानी भाषण देना। कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, लेकिन ये होगा प्रोवाइडेड। कोई आपको एक दिन पहले टॉपिक दे दिया जाएगा और तब बोला जाएगा कि आप इस पे कुछ लाइन कल आके बोलो, चाहे याद करके बोलो, देख के बोलो, जैसे ही बोलो, लेकिन आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। 2 ही लाइन बोलो, 1 लाइन बोलो, लेकिन बोलना पड़ेगा और तब जाना होगा। चलिए, ट्यूसडे को आप देखेंगे क्या है। ट्यूसडे को आप सीखेंगे, इसमें रहेगा इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, पूछताछ। पूछताछ क्या होगा तो मैं आपको बताऊं कि इसमें 2 स्टूडेंट को लिया जाएगा, दोनों को आमने सामने खड़ा करवा दिया जाएगा
और एक स्टूडेंट प्रश्न करेगा आपसे, आपको उसका उत्तर देना होगा इंग्लिश में। तो कुछ एक सप्ताह में क्या करूंगा कि मैं बोर्ड पे आपको डिक्टेट करवा दूंगा और वही देख के आपको बोलना। एक स्टूडेंट का प्रश्न रहेगा और दूसरे स्टूडेंट का आंसर लिखा रहेगा। आपको बस मात्र एक सप्ताह तक देखो ताकि आप हैबिचुएटेड हो जाएं, और जब आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे बोलने के, तब फिर आपको अपनी मर्जी से पूछताछ करनी पड़ेगी, न कि बोर्ड पे किसी तरह का कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इसे आप पूरी तरह अपना माइंड में रख लें। चलिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे को क्या देखा आपने? वेडनेसडे को रहेगा आपको डायलॉग्स रहेगा, यानी संवाद। इस संवाद में क्या होगा कि आप दो छात्र रहेंगे, दोनों आपस कोई टॉपिक दे दिया जाएगा और उस पर इंग्लिश में आप चर्चा करें। नहीं, पूछताछ नहीं, इंक्वायरी नहीं होगी, उस पर चर्चा करें। दोनों अपना अपना ओपिनियन दें, यानी अपने विचार दें उस पर पूछताछ नहीं चलेगी। चलिए, वेडनेसडे। थर्सडे को क्या रहेगा? थर्सडे को फिर होगा स्पीच, लेकिन ये होगा नॉन प्रोवाइडेड, यानी कोई स्पीच आपको दिया नहीं जाएगा कि आप घर से रट के लाएं और यहां पे बोल दे, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें दिया जाएगा, वो भी मात्र एक सप्ताह तक, ज्यादा दिन नहीं। और इसमें तो पूरी तरह नहीं दिया जाएगा, आपको अपनी मर्जी से ही कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आप 2 ही लाइन बोलिए, 3 लाइन बोलिए, इसके बाद चले जाइए। थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे। फ्राइडे को आप क्या सीखेंगे? तो फ्राइडे को आप सीखेंगे ए शॉर्ट प्ले। ए शॉर्ट प्ले। ए शॉर्ट प्ले का शाब्दिक अर्थ है हिंदी में एकांकी नाटक। क्या है? एकांकी नाटक। ये नाटक आपको आपके द्वारा करवाया जाएगा, यानी शॉर्ट प्ले रहेगा, 10 मिनट 15 मिनट का, उससे ज्यादा का नहीं। कुछ उसमें आपके मित्र रहेंगे और कोई नाटक का टॉपिक दिया जाएगा, उसके कैरेक्टर रहेंगे यानी किरदार रहेंगे, और आपको प्ले करना है और की रोल को भूमिका अदा करनी पड़ेगी, लेकिन इंग्लिश में नाटक चलेगा। चलिए, आइए, सैटरडे को क्या रहेगा? हो सकता है नाटक कुछ लंबा भी हो जाए, तो 2 दिन नाटक रहेगा। ये नाटक करना बहुत जरूरी है। इसके बाद संडे को क्या होगा? संडे को होगा ओरल टेस्ट। याद रखिए, संडे को ओरल टेस्ट होगा। ओरल टेस्ट यानी मौखिक जांच। मौखिक जांच ये रहेगा ओरल टेस्ट। तो ओरल टेस्ट में आप क्या करेंगे? ओरल टेस्ट में आपसे पूछताछ की जाएगी। सर जी आपसे पूछताछ करेंगे और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। उसकी परीक्षा होगी। ओरल टेस्ट का मतलब परीक्षा, एग्जामिनेशन। 50 नंबर का ओरल टेस्ट होगा, उसमें आपको मार्क दिए जाएंगे और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उनको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। यानी ये प्राइज ओरिएंटेड ओरल टेस्ट रहेगी। इस पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उनको अच्छा प्राइज मिलेगा। तो चलिए, आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। छात्रों, आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।